नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हिस्ट्री शीटर। सियासत की दुनिया में अगर रफ्तार से आगे बढ़ना है तो आपके पास जनमत होना चाहिए या फिर जनमत को कंट्रोल करने की ताकत। और जब ताकत का नाम शाहबुद्दीन हो तो फिर लोकतंत्र भी कांपता है और कानून भी झुकता है। ये कहानी है उस बाहुबली की जिसका नाम सुनकर सिवान की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था, जिसकी अदालतें जेल में भी लगती थी, जिसके फैसले कानून से ऊपर होते थे और जिसकी नजरों से बचकर ना कोई विधायक बना ना कोई सांसद। कभी छात्र नेता के नाम पर गोलियां बरसाई तो कभी निर्दलीय चुनाव लड़कर सत्ता के दरवाजे तोड़े। सियासत को अपराध से जोड़ा और फिर अपराध को सियासत का हथियार बना डाला। वो सिवान का शेर था, लेकिन दहाड़ता दिल्ली तक था। पटना हो या संसद, दरबार उसी के नाम पर सजते थे। नाम था मोहम्मद शाहबुद्दीन। मोहम्मद शाहबुद्दीन ये इसका नाम था और लोग उसे कहते थे शाहबुद्दीन AK-47, सिवान का सरदार या लोकतंत्र का खलनायक। देखिए हिस्ट्री शीटर की इस रिपोर्ट में। सियासत में कामयाबी की बुलंदियों को वही छूता है जिसके पास जीतने का हुनर हो। अब ये जीत चाहे धनबल के दम पर हो या बाहुबल के दम पर, सत्ता का ताज उसी के सिर पर सजता है जो जीत का परचम लहराता है। और अगर बिहार की राजनीति को देखेंगे तो बाहुबलियों की लंबी कतार है, जिन्होंने सालों तक अपने बाहुबल के दम पर या तो खुद सत्ता का स्वाद चखा या फिर खुद के बाद अपने परिवार के किसी सदस्य को अपना उत्तराधिकारी बना डाला, ताकि सत्ता के पावर का सेंटर उन्हीं के पास रहे। सिवान का सरदार जो घर से चलाता था सरकार, पटना से लेकर दिल्ली तक भरता था हुंकार। सिवान वो जिला है जहां देश के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। सिवान वो जिला है जहां महान स्वतंत्रता सेनानी और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मजरुल हक का मूल निवास था। सिवान वो जिला है जिसने जंगे आज़ादी में अपना किरदार निभाया। लेकिन अफसोस, सिवान को इन वजहों से याद नहीं किया जाता, बल्कि एक ऐसे शख्स के लिए जाना जाता है जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी अनगिनत कहानियां उसे जिंदा रखे हुए है। उस शख्स का नाम है मोहम्मद शाहबुद्दीन। बिहार में कभी अपराध का बड़ा नाम रहे मोहम्मद शाहबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के प्रतापपुर गांव में हुआ था। शाहबुद्दीन ने महज 19 साल की उम्र में अपराध जगत में अपने पैर जमा लिए थे। कॉलेज में वो एक स्टूडेंट से ज्यादा दबंग के तौर पर मशहूर था। कॉलेज के समय से ही उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के साथ खूनी मारपीट करना आम बात थी। इन सब के चलते उसको एक नया नाम मिल चुका था। लोग उसे शाहबुद्दीन की जगह शाबू AK-47 बुलाते थे। पर तब तक अपराध का बादशाह बन चुका शाबू AK-47 कब तक कानून से बचता। साल 1986 में उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज किया गया। शाहबुद्दीन के अपराधों की शुरुआत भले ही सीवान से हुई हो, लेकिन उसका खौफ धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल गया। शाहबुद्दीन ने एक के बाद एक कई खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया। समय के साथ साथ अपराध में शाहबुद्दीन का दबदबा बढ़ा और सीवान में हुसैनगंज थाने की पुलिस ने शाहबुद्दीन को A कैटेगरी के हिस्ट्री शीटर लिस्ट में डाल दिया।
1986 से 1990 तक उसका नाम चारों ओर फैल चुका था, लेकिन अब उसे सिर्फ अपराधी नहीं बने रहना था, उसे अपना दबदबा और बढ़ाना था। ऐसे में उसे एक रास्ता जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो था राजनीति का। फिर क्या था, उसने अपने पैर राजनीति की तरफ बढ़ा दिए। यहाँ एक और बात भी थी, राजनीति में आना, चुनाव लड़ना और उसे जीतना भी शहाबुद्दीन के लिए वर्चस्व की बात थी। ये बात 1985 की है, जब जीरादेई के विधायक कैप्टन त्रिभुवन सिंह ने शहाबुद्दीन के लिए पैरवी करने से मना कर दिया था और इस बात ने सीधे सीधे उसके अहंकार को चोट पहुंचाई। उस वक्त से शहाबुद्दीन ने ठान लिया था कि जीरादेई विधानसभा से कैप्टन त्रिभुवन सिंह के खिलाफ अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ेगा। उस वक्त वो जेल में था। शहाबुद्दीन ने ये चुनाव निर्दलीय लड़ा और उसका चुनाव चिन्ह शेर था। पर एक अपराधी कहां सीधे सीधे चुनाव लड़ता है। उसके गुट ने सीवान में चुनाव के वक्त दंगा करवाया, इसके बावजूद वो जीत गया। उसके खिलाफ कैप्टन त्रिभुवन सिंह को 378 वोट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद शहाबुद्दीन को जमानत भी मिली और वो सीधा विधायक बनकर बाहर आया और यहीं से शुरू हुआ शहाबुद्दीन का राजनीतिक संरक्षण में क्राइम सिंडिकेट। अब तक उसे फिरौती के कई हाई प्रोफाइल मामले, अपहरण और मर्डर से जुड़े मामलों में नामजद किया जा चुका था। पर यह अपराधी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी था। उसकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने उसे जनता दल की युवा इकाई में शामिल कर लिया और एक राजनीतिक दल के साथ आते ही उसकी ताकत और दबंगई दोनों परवान चढ़ने लगी। बिहार में शहाबुद्दीन के राजनीतिक उभार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में जो को पूरे देश की दृष्टि से देखना होगा, भारत की राजनीति में एक बहुत भयानक दौर आया था जिसको कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी के राजनीतिकरण का दौर कहते हैं। पहले नेताओं का जब जनता से संपर्क कम हुआ, संबंध कम हुआ, जमीन से उठने वाले नेता घटते गए, तो चुनाव जीतने के लिए उस समय बूथ लूटने की, छापने की परंपरा होती थी। तो नेताओं के लिए अनिवार्य हो गया था, बहुत सारे नेताओं के लिए, सबके लिए तो नहीं कहूँगा, कि ऐसे कुछ अपराधियों को पाल करके रखें, और ये पूरे देश का फेनोमेना था। 1986 में शहाबुद्दीन पर पहला आपराधिक केस दर्ज हुआ। शहाबुद्दीन के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। 8 मामलों में 1 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हुई। 1996 में एसपी सिंघल पर फायरिंग 10 साल की सजा हुई। 2001 का प्रतापपुर कांड बेहद चर्चित रहा। 2004 में गिरीश सतीश तेजाब कांड में उम्र कैद हुई। 2007 में छोटेलाल अपहरण कांड में उम्र कैद हुई। 2007 में राजनारायण अपहरण केस में 2 साल की सजा हुई। आर्म्स एक्ट मामले में 10 साल की सजा हुई। थानेदार को धमकाने के केस में 1 साल की सजा हुई। माले दफ्तर पर फायरिंग केस में 2 साल की सजा हुई। सीवान के 4 बार के सांसद और 2 बार के विधायक रहे शहाबुद्दीन ने कॉलेज के दौरान अपराध का दामन थाम लिया था। शहाबुद्दीन 1990 में पहली बार जीरादेई से निर्दलीय विधायक चुनकर आया। जीरादेई वही गांव है जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए थे। शहाबुद्दीन 1995 में जनता दल के टिकट पर दोबारा विधायक बना और फिर 96, 98, 99 और 2004 में आरजेडी के टिकट पर सीवान से सांसद चुना गया। जो अपराधी कभी जेल से विधानसभा पहुंचा था, वो अब संसद भवन में बैठने लगा था। हालांकि उसके राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव भी लगा रहा। इस बीच 13 अगस्त 2003 को पूर्व सांसद ने छोटपुर निवासी मुन्ना चौधरी मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन शहाबुद्दीन जेल में भी कहां खामोश बैठने वाला था। वो आए दिन अपनी हरकतों को लेकर सुर्खियों में रहा। जेल में उसके अलग ठाठ थे। इसका खुलासा कई बार जेल से वायरल तस्वीरों ने किया। शहाबुद्दीन को 90 के दशक में दहशत और खौफ के दूसरे नाम से जाना जाता था। ये वो समय था जब बिहार में अपराध का बोलबाला था। लोग सड़कों पर निकलने से डरते थे। लूटपाट, मारपीट, झगड़ा, अपहरण, रंगदारी, हत्याएं जैसी घटनाएं आम थी। और यही समय था जब शहाबुद्दीन का डंका बजता था। उसका ऐसा खौफ था कि बड़े नेता, अधिकारी, पुलिस सब उसके आगे सलाम ठोकते थे। सीवान में आतंक का दूसरा नाम रहे शहाबुद्दीन के पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चलता था। एक वक्त था जब सीवान में शहाबुद्दीन की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता था। बिहार में सरकार चाहे किसी की भी हो, जिले की अघोषित सरकार शहाबुद्दीन था और इस सरकार का दरबार लगता था इनके घर में, जहां शहाबुद्दीन अदालत लगाकर ऑन द स्पॉट फैसले सुनाता था। शहाबुद्दीन ने राजनीति में कदम बाद में रखा। सीवान का हीरो वो पहले बन गया था।
लेकिन यह हीरो देखते ही देखते अपराधी कब बन गया, यह खुद शहाबुद्दीन को भी पता नहीं चला। शहाबुद्दीन के चाहने वाले उसे साहिब कहकर बुलाते थे। साहिब का जलवा ऐसा कि लोग अपने झगड़े सुलझाने साहिब के पास जाया करते थे। शहाबुद्दीन के बैठक में बकायदा अदालतें लगा करती थी, वहीं जिरा होती थी, वहीं फैसले ऑन द स्पॉट। लेकिन जज कोई और नहीं, खुद शहाबुद्दीन होता था। शहाबुद्दीन जनता दरबार लगाता था, लोगों के झगड़े सुलझाता था, जनता दरबार में फैसले सुनाता था, सजा भी खुद तय करता था। कहते हैं शहाबुद्दीन की अदालत तब भी जारी रही जब वो जेल चला गया। खुद को प्रताड़ित लोगों का मसीहा कहने वाला शहाबुद्दीन इंसाफ दिलाने के लिए रास्तों की परवाह नहीं करता था। लोगों को इंसाफ दिलाने के नाम पर ना ही वो कानून तोड़ने से हिचकता, ना ही किसी की हत्या करने से। मकसद एक ही था, राज्य में सरकार चाहे किसी की भी हो, सीवान का सरदार शहाबुद्दीन ही रहेगा। सीवान के प्रतापपुर का रहने वाला शहाबुद्दीन कॉलेज के दिनों से विवादों में रहने लगा था। उसके खिलाफ एक के बाद एक 34 केस दायर हुए, जिसमें हत्या, रंगदारी, लूटपाट और अपहरण जैसे मामले शामिल थे। नब्बे का दशक और बाहुबली का उदय। 1990 के दशक में शहाबुद्दीन सीवान में आतंक का पर्याय बन चुका था और सीवान के लोगों के चेहरे पर इस बाहुबली का खौफ उस दौर में साफ पढ़ा जा सकता था। शहाबुद्दीन पर जब कानूनी शिकंजा कसने लगा तो उसने बचने के लिए सियासत का रास्ता चुना और उस दौर में लालू प्रसाद यादव बिहार के कद्दावर नेता बन चुके थे। शहाबुद्दीन कानून के चाबुक से बचने के लिए सियासी अखाड़े में कूद गया और लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मान लिया। शहाबुद्दीन को राजनीतिक संरक्षण की जरूरत थी और लालू यादव को बाहुबली के रूप में एक ऐसा नेता मिल चुका था जो न सिर्फ उनके MY समीकरण में फिट बैठे, बल्कि उनका नाम जिले में जीत की गारंटी बन जाए। लालू यादव के साथ राजनीति की शुरुआत। आरजेडी के टिकट पर विधायक बना सांसद। शहाबुद्दीन के निधन के बाद लालू परिवार से दूरियां बढ़ गई। में लालू प्रसाद यादव को नेता मानकर शहाबुद्दीन जनता दल में शामिल हो गया और उसे 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल का टिकट भी मिल गया। ये चुनाव शहाबुद्दीन बड़ी आसानी से जीत गया और कानून को अपने हाथों की कठपुतली समझने वाला बाहुबली कानून बनाने वालों के बीच उठने बैठने लगा। क्राइम को भी उसकी चूंकि राजनीतिक हैसियत है, जब आपकी राजनीतिक हैसियत होती है तो पुलिस प्रशासन सब आपके विरुद्ध काम नहीं करता है। ठेके का दौर होता था, उस समय कंप्यूटर नहीं था, तो वो सब चलने लगता है। तो शहाबुद्दीन का उदय उस समय दो कारणों से हुआ। उस समय एक तो लालू प्रसाद जी के आने के बाद बिहार में लालू जी ने अपने शासन काल में काम न करने को ही काम बना दिया। कुछ न करने का मतलब सरकार चल रहा है। दूसरा कि इसके परिणाम ये हुए कि धीरे धीरे पूरे समाज में जो एक सिस्टम होता है कि किसी से डरना, भय करना, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। हाँ, काम की तो उसमें बहुत सारे क्रिमिनल का उभार हुआ, बहुत सारी मर्डर होने लगे या अपहरण होने लगे। तो शहाबुद्दीन का उभार ऐसे ही समय में हुआ है वहाँ। एक तरफ शहाबुद्दीन का सियासी कद बढ़ रहा था, दूसरी तरफ सीवान में उसका आतंक। साल 1995 में एक बार फिर उसे सीवान के जीरादेई से विधानसभा का टिकट मिला और दूसरी बार भी वो जीतने में कामयाब रहा। शहाबुद्दीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी थी। विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उसकी नजर लोकसभा चुनाव पर थी। जनता दल भी शहाबुद्दीन की ताकत को आंक चुका था, इसलिए 96 के लोकसभा चुनाव में सीवान से टिकट भी दे दिया गया। शहाबुद्दीन ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कहते हैं चुनाव जीतने के लिए अपने गुर्गों के साथ मिलकर बोगस वोट भी डलवाए थे और नतीजे जब आए तो शहाबुद्दीन को विजेता घोषित कर दिया गया। शहाबुद्दीन को लालू प्रसाद यादव का पूर्ण समर्थन था और शहाबुद्दीन को लालू के ऊपर भरोसा भी था। यही वजह है कि जब 1997 में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया
तो शहाबुद्दीन ने भी लालू यादव की पार्टी ज्वाइन कर ली। कहते हैं इसके बाद शहाबुद्दीन सियासी तौर पर पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था, क्योंकि इसके साथ ही उसके गुनाहों की फेहरिस्त और लंबी होती जा रही थी। उस समय नजर ही जाती थी ऐसे लोगों पर जो रॉबिन हुड की तरह क्रिमिनल हो। उसमें ये आदमी उठा, और जो तीसरा बड़ा कारण था वो ये था कि हमारे यहाँ बिहार में उस समय, मैं भी बिहार का हूँ, नक्सली मूवमेंट आगे बढ़ गया था। और नक्सलियों ने जब मूवमेंट किया तो एक तो होता है कि बहुत बड़े बड़े जमींदार के खिलाफ करना, तो जमींदारी प्रथा तो थी नहीं, किसी के पास 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ है, उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, उनके खेत को लूटना, उनके लिए करना। उसमें शहाबुद्दीन ऐसे लोगों के साथ, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उसके लिए पिस्तौल वगैरह लेके इनके ग्रुप खड़े होते थे, उनको बचाने का काम करने लगे। राष्ट्रीय जनता दल के गठन के बाद शहाबुद्दीन अब जंगल में खुले शेर की तरह हो गया था। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब एक दिन शहाबुद्दीन के साथी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक टीम शहाबुद्दीन के घर पहुंची तो उसे इतना गुस्सा आया कि शहाबुद्दीन ने सरेआम इंस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। साल 1990 में जब से शहाबुद्दीन की राजनीति में एंट्री हुई, उसने कभी सियासी बात नहीं खाई। उन्नीस 1990 में पहली बार निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बना। 1995 में जनता दल के वोट टिकट पर जीरादेई से विधायक बना। 1996 में पहली बार सीवान से लोकसभा सांसद बना और 98, 99 और 2004 में लगातार 4 बार सांसद बना। शहाबुद्दीन के अपराध की किताब उसके गुनाहों से भरती जा रही थी। इस बीच साल 2004 में हुए तेजाब कांड ने सीवान के माथे पर एक कलंक की ऐसी गाथा लिखी जिसे आज तक मिटाया नहीं जा सका। इस घटना के लिए शहाबुद्दीन को मुख्य आरोपी बनाया गया और कोर्ट से उसे उम्र कैद की सजा दी गई। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद उसके चुनाव लड़ने के रास्ते बंद हो गए। ऐसे में सवाल उठने लगा कि 20 साल से जिस सीवान का वो सुल्तान बना हुआ था, उसके जेल जाने के बाद अब शहाबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसलिए उसने अपनी पत्नी हिना शहाब को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। हालांकि शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद सीवान में उसका वर्चस्व पहले जैसा नहीं रहा। यही वजह थी कि लगातार 3 बार चुनाव लड़ने पर भी हिना शहाब को सफलता नहीं मिली। शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी हिना शहाब चुनावी मैदान में उतरी। उन्हें उम्मीद थी कि जिस सीवान की धरती पर उनके पति का सिक्का चलता था, उस सीवान की जनता उन्हें भी चुनाव जितवा देगी। लेकिन बार-बार उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अपने पति की सियासी विरासत को बचाने के लिए हिना शहाब राजनीति के अखाड़े में कूदी जरूर, और इसमें आरजेडी ने उनका भरपूर सहयोग भी किया। लेकिन शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद ना तो उसका वर्चस्व पहले जैसा रहा और ना ही सियासी जमीन उतनी मजबूत रही। साल 2009, 2014 और फिर 2019 हिना शहाब को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। शहाबुद्दीन को बिहार से देश के सबसे बड़े और सुरक्षित दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सीवान और बिहार की सरकार को अपने इशारों पर नचाने वाले शहाबुद्दीन ने यह सोचा भी नहीं होगा कि जिस सीवान में उसके नाम की तूती बोलती थी, मरने के बाद उस सीवान की मिट्टी तक उसे नसीब नहीं होगी। दरअसल अप्रैल 2021 में जेल में बंद शहाबुद्दीन कोरोना पॉजिटिव हो गया था, जिसके बाद उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान 1 मई को उसकी मौत हो गई। शहाबुद्दीन की मौत के बाद सीवान के लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि लंबे वक्त से जेल में होने की वजह से सीवान में उनकी राजनीतिक पकड़ ना के बराबर रह गई थी। लेकिन शहाबुद्दीन के बेटे उसामा उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। शहाबुद्दीन के अंत के साथ ही सीवान में उसका खौफ भी खत्म हो गया। लेकिन उसकी मौत के बाद पत्नी हिना शहाब ने उसकी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर विरोधियों को ललकारा। हिना शहाब उस दौरान लगातार कैंपेन करती नजर आई और घर घर जाकर खुद के लिए वोट मांगे। हालांकि अब शहाबुद्दीन के परिवार पर आरजेडी का पहले जैसा विश्वास नहीं रहा है। शहाबुद्दीन की मौत के बाद आरजेडी ने परिवार से किनारा कर लिया। वहीं दूसरी ओर शहाबुद्दीन का बेटा उसामा भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा। वो उसी राह पर चल रहा है जिस पर
चलकर शहाबुद्दीन लंबे समय तक सीवान का सुल्तान बना रहा। ओसामा के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और वो जेल में भी रह चुका है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए बाप बेटे के बीच की समानता को आप अच्छे से समझ सकते हैं। यह साल 2016 की तस्वीर, जब कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ओसामा भागलपुर जेल से सीवान के लिए निकला था। तब उसके साथ 1000 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। और ये दूसरी तस्वीर है जिसमें सीवान जेल से मोतिहारी कोर्ट में पेशी के लिए ओसामा को ले जा रही पुलिस की गाड़ी के पीछे ओसामा के समर्थकों का हुजूम है। ओसामा के साथ चल रहे काफिले में करीब 150 गाड़ियां मौजूद थीं। राजनीति में रहते हुए जिस तरीके से शहाबुद्दीन ने जो है अपराधों को जो है अंजाम दिया, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? बिहार में लालू प्रसाद जी के राज्य में कोई सिस्टम ही नहीं रहा। कैसे राज चलना चाहिए कोई लेना देना नहीं रहा। जातीय समीकरण के आधार पर उनको लगा कि मुस्लिम और मुसलमान, यादव और थोड़ा पिछड़े दलित को मिला के हम राज्य करेंगे। काम करना नहीं है तो उस समय क्या हो सकता था? तो उसके कई कारण उसके हुए, चूंकि प्रशासन नहीं था। अब किसी को एडमिशन कराना है, उसके पास मार्क्स हैं लेकिन उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, कहाँ जाएगा वो? तो शहाबुद्दीन के पास आ रहा है, शहाबुद्दीन के ऑर्डर से एडमिशन हो रहा है। किसी के मरीज बीमार है, डॉक्टर को ऑर्डर कर दिया कि इसको भर्ती करो, उसकी भर्ती हो जा रही है। किसी की लड़की की शादी है, डर लग रहा है कि भाई कहीं अपहरण ना हो जाए, कुछ हो जाए। शहाबुद्दीन के लोग उस काम में, जो काम पुलिस को करना था, जो प्रशासन को करना था, जो डायरेक्ट, तो वो जो नहीं करे तो ये काम ये कर रहे थे। तो इसका तो सीधा सीधा उस समय का जो शासन, लालू जी के शासन पर दोष जाता है। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के संरक्षण में शहाबुद्दीन इतना मदमस्त हो गया कि उसने पुलिस तक को थप्पड़ मार दिया। दरअसल 2001 में आरजेडी के स्थानीय अध्यक्ष बाहुबली पप्पू यादव को पुलिस वारंट के साथ पकड़ने पहुंची थी। तब शहाबुद्दीन ने पप्पू यादव को पकड़ने पहुंची पुलिस अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। इससे सख्ते में आए पुलिस महकमे ने शहाबुद्दीन को पकड़ने के लिए उसके घर पर छापेमारी की, जिसमें यूपी पुलिस ने भी मदद की थी। पुलिस और शहाबुद्दीन के गुंडों के बीच पूरी फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हुई। साल 2004 में लोकसभा चुनाव से 8 महीने पहले सीपीआई एमएल के एक कार्यकर्ता के अपहरण और हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया और चुनाव आते ही उसे अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो लोगों से मिलता और चुनाव की तैयारियां करता, अधिकारियों और नेताओं को फोन पर निर्देश देता। इन हालातों के बीच पटना हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकार को निर्देश दिया गया कि शहाबुद्दीन को वापस जेल भेजा जाए। लेकिन जेल से उसने चुनाव के दौरान 500 से ज्यादा बूथ कैप्चर किए। तब जाकर वो सीवान से लोकसभा सांसद बनकर वापस जेल से बाहर निकला। इतना भय होता था कि कौन करेगा संघर्ष। किसी को कहीं मार दिया जाए, मुकदमा नहीं हो सकता है। कोई लड़ने बैठेगा, उसके बच्चे बेटी का बहू का अपहरण हो जाए, कोई कहीं बोल नहीं सकता था। अच्छे लोगों ने बिहार छोड़ दिया लास्ट के, जिसके पास थोड़ी जमीन थी वो जमीन बेच के बच्चों को दिल्ली कहीं पढ़ाने भेज दिया। ये पूरा वातावरण था। तो ये तो पूरा सिस्टम का फेलियर था। सिस्टम ने, इसका एक लाइन में उत्तर यह है कि सामाजिक न्याय के नाम पर और परिवर्तन के नाम पर लालू प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होना, जो बिहार के लिए एक शोक और ट्रेजेडी हुई, उन सब की पैदाइश जो है शहाबुद्दीन और बाकी लोग थे। इसके बाद शहाबुद्दीन ने जो किया उसे आज भी कोई इंसान सुनता है तो सख्ते में आ जाता है। दरअसल सीवान के दुकानदार चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव ने शहाबुद्दीन के गुंडों को रंगदारी देने से मना कर दिया। इससे गुस्साए बदमाशों ने गिरीश और सतीश पर तेजाब से भरी बाल्टी उड़ेल दी। तेजाब से झुलसने से गिरीश और सतीश की मौत हो गई, पर इस बर्बरता का चश्मदीद राजीव किसी तरह बच निकला। इस डबल मर्डर केस के आरोप शहाबुद्दीन पर लगे। ये केस सालों तक चलता रहा। 2014 में इस डबल मर्डर केस के चश्मदीद राजीव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। के दशक का ये वो दौर था जब शहाबुद्दीन को सीवान में हर कोई साहिब बोलता था। शहाबुद्दीन का टेरर ऐसा था कि रात 8 बजे के बाद लोग घरों से नहीं निकलते थे। 19 साल की उम्र में शहाबुद्दीन पर पहला केस दर्ज हुआ, लेकिन जल्द ही वो ऐसा चेहरा बन गया जो हर चुनाव में पास होता गया। दुनिया उसे डॉन और बाहुबली बोलती है, लेकिन सीवान में वो रॉबिन हुड था। शहाबुद्दीन का खौफ पूरे सीवान में था।
कहा जाता था कि सीवान में रहना है तो शहाबुद्दीन को टेरर टैक्स देना है। व्यापारियों को धंधा करने के लिए रंगदारी देनी पड़ती थी। 2004 में प्रतापपुर शहर के व्यापारी चंदा बाबू के बेटे गिरीश और सतीश शहाबुद्दीन के गुर्गों को रंगदारी देने से इनकार कर देते हैं और नतीजे में चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला दिया जाता है और इसका आरोप एक ही शख्स पर आता है और वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चला। एक बार पुलिस शहाबुद्दीन के पुश्तैनी घर में छापेमारी करने पहुंची तो उसके घर से कई पाकिस्तानी हथियार AK-47 सेना के नाइट विजन डिवाइस बरामद किए गए। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी कि बिहार में एक सांसद के घर से हाई लेवल ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। सीवान के डॉन के आतंक की चर्चा अब पूरे देश में होने लगी थी। चंद्रशेखर जेपी चौक पर सभा कर रहे थे, तभी चंद्रशेखर को गोलियों से भून दिया गया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली तक हलचल हुई। हजारों छात्र जस्टिस के लिए सड़कों पर उतर आए। इस मर्डर के पीछे सबसे बड़ा नाम आया मोहम्मद शहाबुद्दीन का, जो उस वक्त लालू की पार्टी के सांसद थे। शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई भी गवाही देने से डरता था। यही वजह है कि शहाबुद्दीन पर चंद्रशेखर की हत्या का आरोप तो लगा, लेकिन इस केस में शहाबुद्दीन को सजा नहीं मिल पाई। दर्द की सैकड़ों कहानियां हैं, सैकड़ों चेहरे हैं। किसी का बेटा मारा दिया गया, किसी के पति का कत्ल कर दिया गया, किसी के पिता की जान ले ली गई। बिहार के सिवान में ऐसे कई घर मिल जाएंगे जहां बरसों से गम और आंसुओं का डेरा जमा हुआ है और इन सबका एक ही विलेन है, साहेब यानी शाबू AK-47। बिहार का सबसे बड़ा डॉन मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन ने अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स का ऐसा कॉकटेल बनाया जो उसके जेल जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। 2005 में शहाबुद्दीन दिल्ली संसद सत्र में हिस्सा लेने आया हुआ था। इस दौरान बिहार पुलिस ने उसे दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया। अपहरण, हत्या, बमबारी, अवैध हथियार रखना और जबरन वसूली जैसे दर्जनों मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज हो चुके थे। यही नहीं, उसे उम्र कैद की सजा हो गई। साल 2009 में कोर्ट ने उसके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी हिना शहाब को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन 2009-2014 दोनों ही चुनाव में हिना हार गई। इस बीच 2004 के डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा और उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, जिस दरमियान वो कोविड-19 का शिकार हुआ, बीमार पड़ा और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। सीवान का सुल्तान कोरोना के आगे हार गया और आज दिल्ली के ही एक कब्रगाह में तमाम गुमनाम कब्रों की तरह एक कोने में सीवान का शाबू AK-47 दफन है।